हेलो एवरीवन। डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मिशन प्रेरणा मॉड्यूल पर आधारित ऑनलाइन आकलन परीक्षा का आयोजन अभी कानपुर नगर के ब्लॉक चौबीपुर में दिनांक 24 दिसंबर 2020 को किया गया। वहां पर शिक्षण संग्रह से संबंधित 59 प्लस प्रश्नों को पूछा गया और यहाँ के प्रश्न बहुत ही अजीब प्रश्न थे। तो इन सभी प्रश्नों को जितने भी हमको मिल सके उनको इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की है, तो आप ज़रूर पूरा वीडियो देखें। साथ ही बताना चाहूँगा, यदि अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उन्हें जा कर के ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ से आपको सभी वीडियो सभी पीडीएफ्स एक साथ मिलती रहती हैं समय समय पर। तो जो भी प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे उन सभी को डिटेल में कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हर प्रश्न से जानकारी हो सके ऐसा प्रयास रहेगा। इसलिए आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। रखा गया है, प्रातःकालीन दैनिक सत्र के स्वरूप में उद्घोष व प्रतिज्ञा हेतु कितना समय आदर्श रखा गया है। तो प्रातःकालीन जो सभा है उसमें सभी समय हम आपको इस वीडियो में बता दे रहे हैं। शारीरिक सक्रियता की गति के लिए 4 मिनट, प्रार्थना के लिए 3 मिनट, उद्घोष प्रतिज्ञा के लिए 2 मिनट, प्रेरक प्रसंग के लिए 3 मिनट, समाचार वाचन के लिए 3 मिनट, सामान्य ज्ञान वाचन के लिए 2 मिनट, स्वास्थ्य एवं अन्य जागरूकता चर्चा के लिए 3 मिनट, संवाद कम्युनिकेशन के लिए 5 मिनट, प्रोत्साहन की गति के लिए 5 मिनट, आवश्यक निर्देश व सूचनाएं 2 मिनट और राष्ट्रगान के लिए 52 सेकंड का समय रखा गया है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका 2 मिनट, यानी कि तीसरा विकल्प सही होगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है, नेतृत्व शैक्षिक नेतृत्व के गुण हैं। तो शैक्षिक नेतृत्व के गुण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर जो भी आपको गुण दिखाई दे रहे हैं इस सवाल के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये चारों गुण दिए गए हैं। जबकि गुणों की बात करें तो यहाँ पर हमारी जो बुक्स है उसमें कई एक गुण हैं और इनमें से ये चार गुण, मतलब इनकी 3 गुण दिए गए हैं और उपरयुक्त सभी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये सभी आपके इसी के अंतर्गत आते हैं। तो यानी कि यहाँ से हम देखें तो लक्ष्यों के अनुरूप योजना बनाना, विद्यालय विकास का स्पष्ट विषय की समझ, प्रभावी संप्रेषण का कौशल, ये तीनों विकल्प सही हैं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर उपर्युक्त सभी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 3 नंबर, और 3 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है। इसमें दिया है, प्रोफेसर एन के जंगीरा के प्रभावी शिक्षण की सीढ़ी में अधिगम संबंध स्थापना में जो अंग्रेजी की किस वर्णमाला अक्षर द्वारा बताया गया है। तो इसमें संबंध स्थापना की बात की गई है। तो संबंध स्थापना को इंग्लिश में जो जंगीरा जी की बुक है और उसमें क्या बताया गया है, जंगीरा जी की बुक में जो 26 अक्षर हमारे होते हैं वो 26 अक्षर से क्या क्या हम लोग अपनी कक्षा में प्रभावी शिक्षण के दौरान कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो संबंध स्थापना की बात की जाए तो अधिगम संबंध स्थापना ये लिंकिंग लर्निंग यानी कि एल से संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आपका चौथा विकल्प होगा, ये लिंकिंग लर्निंग। फिर से बता दूं ये होगा। अब चलते हैं एक और प्रश्न ले लेते हैं। NCF 2005 में अध्याय के अंतर्गत 5 सिद्धांत हैं जो दिए गए हैं क्रम से, आप देख पा रहे होंगे। लचीली परीक्षा व्यवस्था, रटंत से मुक्त पढ़ाई, राष्ट्रीय चिंताओं की पहचान, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पाठ्यक्रम के द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास। इसका जो सही क्रम है वो आपको बताना है। तो NCF 2005, तो यहाँ पर जो क्रम है वो हम आपको बता दे रहे हैं। पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा है राष्ट्रीय यानी कि पढ़ाई रटंत प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना। और इसके बाद में तीसरा है पाठ्यक्रम का इस प्रकार संवर्धन किया हुआ है बच्चों को सर्वांगीण विकास के अवसर मुहैया कराए, बजाय इसके कि पाठ्यक्रम केंद्रित बनकर रह जाए। चौथा है परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना। तो ये लचीला बनाने की बात है, ये चौथे नंबर पॉइंट पर है। और उसके बाद में 5वां सिद्धांत है वो ऐसा है, वो है आपका पहचान, ऐसी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हों। तो ये क्रम इसमें होना चाहिए। तो इसका जो सही क्रम होगा वो कौन सा होगा उसको हमें देखना है। तो इसका सही क्रम, पहला पॉइंट बनेगा स्कूल को बाहरी जीवन से जोड़ना। तो जो स्कूल से बाहरी जीवन से जोड़ना ये 4 नंबर पॉइंट में यहाँ पर दिया गया है।
तो इसका मतलब है पहला विकल्प जो है 4 से शुरू होना चाहिए। तो 4 से केवल यही शुरू हुआ है, तो ये तीसरा विकल्प इसका सही है। मतलब ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, उसके बाद में होगा रटंत से मुक्त पढ़ाई, उसके बाद में होगा पाठचर्या के द्वारा बच्चे का सर्वांगीण विकास का सही क्रम, और उसके बाद में होगा लचीली परीक्षा व्यवस्था, और उसके बाद में होगा यानी कि सबसे अंत में राष्ट्रीय चिंताओं की पहचान। अब चलते हैं एक और प्रश्न ले लेते हैं। आकलन द्वारा प्राप्त फीडबैक का उपयोग किसके साथ नहीं करते हैं? तो यहाँ पे जो प्रश्न के विकल्प दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो भी विकल्प हैं आपके, वो उनमें से कौन सा सही होगा उसको देख लेते हैं। तो ये जो आकलन है, फीडबैक, वो बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए, स्वयं शिक्षक के साथ, अभिभावक के साथ भी, लेकिन जो समुदाय आपका है उसके साथ नहीं करना चाहिए, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही बन जाता है। चलते एक और प्रश्न ले लेते हैं, और एक और प्रश्न है आपका 6 नंबर। इसमें लिखा है लर्निंग आउटकम बच्चों के सीखने की प्रगति का क्या करता है? तो प्रगति की दक्षता का आकलन करता है, योजना का आकलन करता है, या संकेतक के रूप में कार्य करता है, या प्रयास करता है? तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो सी बनेगा, यानी कि संकेतक। लर्निंग आउटकम जो है बच्चों के सीखने की प्रगति का संकेतक मात्र होता है। चलते एक और प्रश्न लेते हैं। शिक्षण योजना के लिए किसको जानना एक प्रमुख बिंदु है? तो शिक्षण योजना के लिए किसको, अधिगमकर्ता को जानना एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही होगा। चलते एक और प्रश्न ले लेते हैं, 8 नंबर प्रश्न, और 8वां नंबर प्रश्न है शिक्षण योजना बनाने में इनमें से किसमें अधिक समय दिया जाएगा? तो जब आप शिक्षण योजना बना रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो समय देना होता है वो आपको शिक्षण के दौरान देना होता है, इसलिए इसका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प ए बनेगा। अब चलते हैं एक और प्रश्न ले लेते हैं। तो इस प्रश्न में जो आपको पूछा गया है वो है विद्यालय में आईसीटी उपयोग के क्षेत्र नहीं हैं। तो देखिए जो हैं अब आईसीटी क्षेत्र के उपयोग, उसको पहले बता देते। कक्षा शिक्षण, व्यवहार परिवर्तन, कौशल विकास, विद्यालय प्रबंधन, सूचना प्रबंधन, व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि करना, शिक्षक प्रशिक्षण, लर्निंग असेसमेंट गतिविधियों के संचालन में इसमें आईसीटी का उपयोग क्षेत्र किया जाता है। तो इस जो 4 विकल्प में इसमें से कौन सा बना? इसका मतलब तीसरा विकल्प इसका सही है, यानी कि अधिगम परिणाम जो है ये आपका आईसीटी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। एक और प्रश्न ले लेते हैं 10 नंबर, और इस प्रश्न में शिक्षण संग्रह की इस पृष्ठ में आदर्श पाठ्य योजना की संकल्पना दी गई है। तो इसका उत्तर जो सही होगा वो आपका 130 नंबर पर दी गई है, तो इसका जो सही विकल्प है तीसरा, इसको क्लिक करते हैं। आगे एक और प्रश्न ले लेते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण के बच्चों में निम्न में किस प्रमुख विकास होता है? जो गतिविधि आधारित शिक्षण होती है उसमें बच्चे का किस क्षेत्र का विकास होता है? तो उसमें बच्चे के सृजनात्मक विकास होता है, तो इसका ये पहला विकल्प सही है। एक और प्रश्न ले लेते हैं। कक्षा 2 में लिखित और मौखिक कार्य का प्रतिशत कितना होता है? तो कक्षा 2 जो आपका होता है उसमें लिखित और मौखिक कार्य का प्रतिशत, लिखित का 30% होता है जबकि मौखिक का 70% रखा जाता है, तो इसलिए इसका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। तो इसको सही करते हैं, और सही करने के बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक और प्रश्न लेते हैं। बच्चों की स्वयं पढ़ने का कौशल बढ़ाने के लिए पुस्तक की श्रृंखला बरखा किसके द्वारा विकसित की गई है? तो पुस्तक की जो श्रृंखला है बरखा वो एनसीईआरटी द्वारा विकसित की गई है, इसलिए इसका पहला विकल्प सही है। विद्यालय प्रोफाइल बोर्ड में क्या नहीं होता है? तो विद्यालय प्रोफाइल बोर्ड में आपका जो होता है एमडीएम का विवरण नहीं होता है, उसमें शिक्षक विवरण होता है, नवाचार विवरण होता है, और नामांकन का विवरण दिया जाता है। चलते हैं एक और प्रश्न ले लेते हैं। तो प्रश्न नंबर जो अगला है इसमें लिखा हुआ है कि शैक्षिक नवाचार के अंतर्गत माई सेल्फ प्रस्तुतिकरण कार्यक्रम विद्यालय में कब प्रयोग किया जाता है? तो ये जो आपका प्रयोग किया जाता है वो असेंबली में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही है। इसमें बुक्स में साफ लिखा है कुछ सुविधा संपन्न विद्यालयों में प्रतिदिन आयोजित प्रार्थना सभा में अलग अलग प्रार्थनाएं, अभियान गीत, राष्ट्रगान, संगीतमयी धुनों पर आयोजित की जाती है। इसमें बच्चों में संगीत की प्रति रुचि बढ़ने के साथ वे उसमें पारंगत होते हैं और आसपास के समुदाय में विद्यालय की अच्छी छवि बनती है। ये तो थी संगीतमयी असेंबली की बात। और जो माई सेल्फ प्रस्तुतिकरण है तो इसमें होता है इसका प्रयोग। चलते हैं एक और प्रश्न ले लेते हैं। मूलभूत दक्षताओं को किस आकलन से प्राप्त करते हैं? तो जो मूलभूत दक्षताएं हैं उन्हें हम किससे, रचनात्मक आकलन से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसका जो तीसरा विकल्प है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न एक और लेते हैं। भाषा के प्रमुख शिक्षण अधिगम परिणाम में कक्षा 4 में
कौन सा नहीं है। तो ये जो विकल्प दिए गए हैं ये आप चारों पढ़ सकते हैं। इसमें कक्षा 4 के अधिगम परिणाम की बात की जाए तो पत्र व निबंध लेखन कक्षा 4 में नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न एक और ले लेते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बच्चों को किस कक्षा से विभिन्न आकृतियों का परिणाम निकालना सीखना आना चाहिए। तो ये कक्षा 3 का है, तो इसलिए इसका विकल्प नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, शिक्षण योजनाओं की किस भाग में कार्य पुस्तिका की अभ्यास कार्य मुख्यतः दिया गया है। तो जब आप शिक्षण योजना पढ़ा रहे होंगे उस समय जब आपको अभ्यास कार्य देना होगा तो कब आप देंगे, जब प्रदत्त गृह कार्य देंगे तो उसी दौरान आप कार्य पुस्तिका में वर्क दे सकते हैं, इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही है। एक और प्रश्न ले लेते हैं 20 नंबर प्रश्न। तो यहाँ पे लिखा है चिल्ड्रन आर एबल टू राइट लेटर्स यूजिंग एप्रोप्रिएट फॉर्मेट। यह कथन किस कक्षा से संबंधित शिक्षण अधिगम परिणाम है। तो यह कक्षा 7 के शिक्षण अधिगम परिणाम है, इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही है। एक और प्रश्न ले लेते हैं, एक आदर्श एवं सामान्य शिक्षण योजना का समय कितना होना चाहिए। तो एक आदर्श और शिक्षण योजना जो होती है उसके लिए जो समय है आपकी पीरियड का क्लास का वो 40 से 45 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न में है कक्षा शिक्षण में अपनाई जाने वाली शैक्षणिक गतिविधियाँ कैसी होनी चाहिए। तो जो कक्षा शिक्षण है उसमें अपनाई जाने वाली शैक्षिक गतिविधियाँ आपकी लिखित और कभी मौखिक, एकल और सामूहिक दोनों रूप में, उसके बाद में कक्षा स्तर विषय और उद्देश्य के रूप में। तो ये तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए इस प्रश्न का चौथा उत्तर सही होगा। नेक्स्ट एक और प्रश्न लेते हैं, परिशिष्ट 3 में प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए समय सारणी के कितने नमूने शिक्षण संग्रह में दिए गए हैं। तो इसके जो शिक्षण संग्रह में जो नमूने दिए गए हैं वो 8 दिए गए हैं, इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही है। एक और प्रश्न लेते हैं, प्रार्थना सभा की निर्धारित प्रार्थना में वह शक्ति हमें दो दया निधे किस दिन हेतु निर्धारित की गई है। तो वह शक्ति हमें दो दया निधे ये आपकी केवल सोमवार को निर्धारित की गई है। अब चलते एक और 25 नंबर प्रश्न लेते हैं, और इसमें लिखा हुआ है कि NCF 2005 का अध्याय 4 किस विषय से संबंधित है। तो जब आप पढ़ रहे होंगे तो ये जो संबंधित है वो कक्षा विद्यालय का जो अध्याय नंबर 4 है वो विद्यालय और कक्षा के वातावरण से संबंधित है, इसलिए इसका विकल्प नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है RTE 2009 कब पारित हुआ। तो इसके बारे में आपको पता ही है, RTE 2009 में बना, 2010 में लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, जबकि पारित करने की बात की जाए तो ये 4 अगस्त 2019 को पारित हुआ था, इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही है। एक और प्रश्न लेते हैं, उपयोगी केस स्टडी से आशय लिया गया है। तो जो उपयोगी केस स्टडी है उससे आशय क्या है। तो उससे आशय ये है शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों के अनुकरणीय कार्य से स्टडी केस है ये। अब चलते एक और प्रश्न ले लेते हैं, और जो एक और प्रश्न है वो क्या दिया गया है, यहाँ से लेते हैं प्रश्न नंबर 28 यानी कि 48, और इसमें लिखा हुआ है शिक्षण संग्रह के किस परिशिष्ट में उपयोगी वेबसाइट की जानकारी दी गई है। तो ये जब आप 28 नंबर प्रश्न देख रहे हैं और जब आप देखेंगे 237 नंबर पेज पर, तो ये परिशिष्ट 7 होगा, और परिशिष्ट 7 में जो महत्वपूर्ण उपयोगी वेबसाइट्स होती हैं उनके बारे में जानकारी दी गई है, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है। अब चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पर। तो इसमें जो पूछा गया है वह शिक्षण संग्रह की किस पेज संख्या में राष्ट्रीय प्रतिज्ञा लिखी गई है। तो ये राष्ट्रीय प्रतिज्ञा जो आपकी लिखी गई है तो ये आपकी पेज नंबर 247 पर लिखी गई, इसलिए पहला उत्तर इसका सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक और प्रश्न लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमेशा 8 मार्च को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर है सी। अब चलते हैं 31 नंबर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म दिवस कब मनाया जाता है। तो इनका जन्म दिवस की बात है तो इनका शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि इसका चौथा विकल्प सही है। चलते एक और प्रश्न लेते हैं, निम्न पुस्तकों में NVT प्रकाशन की पुस्तक कौन सी है। तो जब आप इस पुस्तक को पढ़ रहे होंगे तो ये सभी लिस्ट आपके सामने होगी, वहाँ से आप NVT की बुक्स को ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये जो 4 बुक्स हैं इनमें से आपकी जो शिक्षा है वो जो बुक्स है NVT की वो कौन सी है, वो आपकी है भारत में नागरिकों के अधिकार, यानी कि ये दूसरा विकल्प इसका सही है। चलते हैं, प्राकृतिक आपदा नियंत्रण कक्ष का हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो आपदा हेल्पलाइन नंबर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहला वाला यानी कि जो 1096 है 1096 ये प्राकृतिक आपदा नियंत्रण कक्ष का हेल्पलाइन नंबर है।
जबकि यहाँ पर अगर 1090 की बात की जाए तो एंटी आतंक हेल्पलाइन या अलर्ट ऑफ इंडिया है। और उसके बाद में 1091 की अगर बात की जाए तो ये परेशानी में महिलाओं के लिए हेल्पलाइन नंबर है। 1098 की बात की जाए तो ये बच्चों के लिए हेल्पलाइन नंबर रखा गया है। इसमें चाइल्ड हेल्पलाइन है नंबर, लक्ष्य समूह, शारीरिक और भावनात्मक संकट में बच्चे की वेबसाइट भी दी गई है, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न एक और लेते हैं 34। मीना मंच का व बाल संसद का आयोजन किस दिन निर्धारित किया गया है? तो मीना मंच और बाल संसद का आयोजन माह के प्रत्येक अंतिम बुधवार को निर्धारित किया गया है। एक और प्रश्न लेते हैं, और एक और प्रश्न में ये है, सांध्यकालीन सभा कार्य योजना में गतिविधि खेल गणित विषय को किस दिवस वार में रखा गया है? तो ये खेल, तो यहाँ पर इसका विकल्प बुधवार होगा, बुधवार में से रखा गया है। नेक्स्ट एक और प्रश्न लेते हैं, किसी कार्य के संपादन का प्रथम सोपान क्या है? तो किसी कार्य के जो, तो इसका जो प्रथम सोपान है वो है आपका नियोजन। कैसे है? जब आप बुक पढ़ रहे होंगे तो नियोजन में लिखा हुआ है, इसका सीधा अर्थ कार्य योजना बनाना है, किसी कार्य के संपादन का यह प्रथम तथा महत्वपूर्ण सोपान है। तो यही हमें इसमें से निकालना था। अब चलते एक और प्रश्न लेते हैं, डॉट डॉट ही किसी कार्यक्रम का मुख्य क्रियात्मक अंश है। तो मुख्य क्रियात्मक अंश की बात की गई है, तो आयोजन ही किसी कार्यक्रम का मुख्य क्रियात्मक अंश है। तो यहाँ पे क्या यूज किया गया? आयोजन, इसलिए इसका जो सही विकल्प होगा वो पहला विकल्प सही होगा। नेक्स्ट है 38, अनिवार्य एवं बाल शिक्षा में विद्यालय में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो अनिवार्य एवं बाल शिक्षा में अनिवार्य रूप से खेल का मैदान होना चाहिए, पहला विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट है डॉट डॉट बच्चों की व्यक्तित्व में सहायक है। तो बच्चों की व्यक्तित्व की बात अगर की जाए तो जो आपका होता है व्यक्तिगत स्वच्छता, इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है, तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है यहाँ पर, तो व्यक्तिगत स्वच्छता इसमें शामिल की जाती है। चलते एक और प्रश्न लेते हैं, खेलों की संभावित समय सारणी में योग को दिया जाने वाला समय है। तो जो खेलों की संभावित श्रेणी है उसमें योग जो कि करवाया जाता है वो आपको 10 मिनट के अंदर योग करवाना होता है, इसके लिए 10 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। एक और प्रश्न लिखते हैं, व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना में मुख्य कौशल विकसित किए जाते हैं। तो व्यक्तित्व विकास की कार्य योजना में जो मुख्य कौशल विकसित करने की बात है वो प्रातःकालीन और संध्याकालीन दोनों सभाओं में किए जाते हैं, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है। एक और प्रश्न लेते हैं, और इसमें है, प्रार्थना सभा की कौन सी क्रियाकलाप में शिक्षक और बच्चों की सहभागिता समान रूप से होती है? दोनों की। तो जो दोनों की अगर हम बात करें कि दोनों की जहाँ पर भागीदारी हो, तो प्रत्येक दिन जो संक्षिप्त प्रेरक प्रसंग होता है इसमें शिक्षक और बच्चे दोनों होते हैं। न्यूज़ अपडेट होती है उसमें शिक्षक और बच्चे दोनों होते हैं। और उसके बाद में ज्ञान, सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी उसमें उसमें भी शिक्षक और बच्चे दोनों का सहयोग लिया जाता है। तो इसमें जो अलग से है वो क्या हो सकता है? इसमें जो समान रूप से होती है तो हमने पहले ही बताया आपको, प्रेरक प्रसंग यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा। तो ये प्रेरक प्रसंग वाला सही चौथा है। नेक्स्ट एक और लेते हैं, प्रार्थना सभा की कौन सी क्रियाकलाप में शिक्षक और बच्चों की सहभागिता समान रूप से होती है? सेम प्रश्न है, तो इसलिए इसका भी उत्तर आपका प्रेरक प्रसंग हो जाएगा। इसके बाद में चलते हैं एक और प्रश्न, किस शैली में समूह के सदस्य अधीनता का अनुभव करते हैं? तो देखिए 3 शैलियाँ होती हैं नेतृत्व की, और उनमें से जो अधीनता का अनुभव करते हैं वो आपकी होती है जो आपकी सत्ताधारी शैली। तो इसका जो विकल्प तीसरा है वो सही होगा। तो ये 3 शैलियाँ जो हैं वो कौन सी? सत्ताधारी या निरंकुश नेतृत्व। इस शैली में क्या होता है? नेता स्वयं निर्णय लेता है और अपनी इच्छा अनुसार कार्य संचालन करता है, तो इसमें अधीनता का अनुभव करते हैं। उसके बाद में दूसरी होती है लोकतंत्री यानी जनतंत्री सहभागी शैली, और तीसरी होती है अनहस्तक्षेपी। ये 3 प्रकार की शैलियाँ होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, किस शैली में विचारों की भिन्नता के कारण कभी कभी सदस्य एक मत नहीं हो पाते हैं, जिससे कि आपके, हाँ, तो ये जो समस्या होती है ये आपकी जनतंत्री जो शासन प्रणाली होती है, जिसे लोकतंत्री शासन प्रणाली या सहभागी शासन प्रणाली कहते हैं। तो इसमें क्या है, कभी कभी कोई पॉइंट पर निर्णय लेना होता है तो एक मत नहीं हो पाते हैं, तब ये समस्या खड़ी हो जाती है। किस शैली में न्यूनतम हस्तक्षेप होने से टीम में व्यवस्था व अनुशासन में कमी होती है? तो ये अनहस्तक्षेपी जो प्रक्रिया है ये इसके अंतर्गत आता है, इसलिए इसका पहला विकल्प सही है। एक और प्रश्न लेते हैं, प्रधानाध्यापक किसके साथ मिलकर कार्य योजना की समीक्षा करते हैं? तो जो प्रधानाध्यापक महोदय होते हैं वो आपके जो आपका समुदाय है, शिक्षक समुदाय है और बच्चे हैं, उनके साथ में कार्य योजना की समीक्षा करते हैं, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है। एक और प्रश्न लेते हैं, आंकड़े क्या हैं? तो जो आंकड़े होते हैं वो क्या होते हैं? आपको इस प्रश्न का आपको ये जवाब सिर्फ
देना है। तो जो आंकड़े हैं आपके वो उपर्युक्त दोनों होते हैं। कौन कौन से दोनों होते हैं? जानकारियों का संख्यात्मक वर्णन और संख्याओं का एक संग्रह। तो उपर्युक्त दोनों, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। चलते एक और प्रश्न लेते हैं, गुणात्मक सूचनाएं क्या है? तो गुणात्मक जो सूचनाएं हैं इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो कुछ सूचनाएं जो हैं आंकड़ों में नहीं बल्कि शब्दों में लिखी जाती हैं, ऐसी सूचनाओं को गुणात्मक सूचनाएं कहते हैं। इसलिए इसका जो सही उत्तर बनेगा वो दूसरा बनेगा, सूचनाओं को शब्दों में लिखना। एक और प्रश्न लेते हैं, समावेशी शिक्षा आधारित है। तो जो समावेशी शिक्षा है वो आपकी किस पर आधारित है? इसमें विवरण, उसका उत्तर आपको देना है। तो जो समावेशी शिक्षा आपकी विविधताओं को स्वीकार करने में मनोवृत्ति है, एकीकरण का भी सिद्धांत इसी के अंतर्गत आता है, सभी के विकास के सिद्धांत पर भी निर्भर करता है। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर बनेगा वो आपका सही उत्तर बनेगा इसका डी। तो इसका डी विकल्प यहाँ से सही है। चलते एक और प्रश्न लेते हैं, आकलन का लक्ष्य नहीं है। तो जो आकलन करते हैं हम लोग उसका लक्ष्य नहीं होता है, वो कौन सा नहीं होता है? तो यहाँ पे अनुभव जो होता है वो आकलन का लक्ष्य नहीं होता है, इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही है। आवश्यकता, अभिरुचि और कौशल ये इनके आकलन के लक्ष्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों में किस पक्ष का आकलन नहीं करते हैं? रुचि, प्रेरणा, अभिप्रेरणा और कौशल। तो रुचि, अभिप्रेरणा और कौशल का करते हैं, जबकि प्रेरणा का हम लोग आकलन नहीं करते हैं। तो ये दूसरा प्रश्न, दूसरा विकल्प था इसका। एक और प्रश्न है, बच्चों की आकलन का माध्यम होता है। तो देखिए, बच्चों के आकलन का माध्यम लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, इसलिए इसका जो सही विकल्प बनेगा वो दोनों बनेगा। नेक्स्ट एक और प्रश्न लेते हैं, लिखित आकलन किसके द्वारा करते हैं? तो लिखित आकलन किसके द्वारा करते हैं? लिखित आकलन आपका कॉपी पर भी करवाते हैं, हरी पट्टी पर करवाते हैं। तो उपरोक्त में से दोनों विकल्प इस प्रश्न के सही है। लिखित आकलन में देखो क्या क्या पॉइंट्स आते हैं, कॉपियाँ हैं, स्लेट है, हरी पट्टी है, ये सब आते हैं। अब हरी पट्टी कौन सी होती है? जो विद्यालय में आपने देखी नीचे बॉर्डर बना होता है ग्रीन कलर का, वो होता है हरी पट्टी। चलते एक और प्रश्न लेते हैं, आकलन का कार्य करते हैं। तो जो आकलन का कार्य है वो कहाँ पर करते हैं, इस बारे में यहाँ पर आपको बताना है। तो आकलन का कार्य हम लोग उपरोक्त जो विकल्प दिए गए इनमें सब में करते हैं, यानी कक्षा कक्षा में भी, क्रियात्मक में भी, सांस्कृतिक में भी। तो इसका जो उत्तर होगा वो आपका होगा उपर्युक्त सभी। एक और प्रश्न लेते हैं, और एक और प्रश्न जो है 58, आकलन का औपचारिक तरीका है। तो आकलन का औपचारिक तरीका कौन सा है? ये चार विकल्प हैं। तो इनमें से औपचारिक तरीके की बात की गई तो विचार विमर्श आपका औपचारिक तरीका है, जबकि जो परियोजना है, प्रयोग है और खोज है ये अनौपचारिक कार्य हैं। चलते हैं एक और प्रश्न लेते हैं। तो एक और प्रश्न का है, नियमित आकलन का तरीका नहीं है। जो नियमित आकलन होता है उसका तरीका नहीं है, कौन सा नहीं है? तो उसका चित्रों पर बातचीत, ये नियमित आकलन का तरीका नहीं है। चलते हैं एक और प्रश्न ले लेते हैं, और एक और प्रश्न इनकी अंतिम प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न यहाँ पर है, भाषा विकास हेतु अपनाई जाने वाली गतिविधियों का सही क्रम क्या है? तो भाषा विकास के लिए पहले बोलने की दक्षता, फिर ध्वनि की पहचान, उसके बाद में आपका वर्ण पहचान की दक्षता, फिर होगा पठन दक्षता का विकास। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर बनेगा वो पहला बनेगा, यानी कि पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। इस प्रकार से यहाँ थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया क्योंकि यहाँ पर 60 प्रश्नों को शामिल किया गया। इसलिए उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि कहीं पर कोई प्रॉब्लम्स हो तो आप वीडियो को पॉज करके